हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। मेरा नाम है नीरज यादव। आज हम बात करने वाले हैं उन पर्सन्स के राइट के बारे में जिनका बर्थ या तो वॉइड मैरिज या वॉइडेबल मैरिज में हुआ। तो ऐसे पर्सन्स जिनका बर्थ वॉइड या वॉइडेबल मैरिज से हुआ है, उनका अपने एंसेस्टर की प्रॉपर्टी में क्या राइट होगा, क्या राइट नहीं होगा, उन सारी चीजों को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि वॉइड मैरिजेस क्या होती हैं। तो वॉइड मैरिजेस जो हैं वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 11 में आपको देखने को मिलती है। सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट आपको ये कहता है कि अगर कोई भी मैरिज जो है सेक्शन 5 के क्लॉज 1, क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 के कॉन्ट्रवेंशन में हुई है तो उस मैरिज को वॉइड माना जाएगा। जैसे क्लॉज 1 आपको ये बताता है कि अगर किसी भी पार्टी ने जो शादी की है वो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ स्पाउस की है तो उस मैरिज को जो सेकंड बार की गई है उसको वॉइड माना जाएगा। या फिर अगर हम बात करते हैं कि अगर जो पार्टीज हैं वो प्रोहिबिटेड डिग्रीज में अगर आते हैं और प्रोहिबिटेड डिग्रीज में कोई शादी की जाती है उस शादी को भी वॉइड मानेंगे। अब यहां पर प्रोहिबिटेड डिग्रीज क्या होती हैं? तो अगर मानकर चलिए कोई कजिन्स आपस में शादी कर लेते हैं, या कोई चाचा अपनी भतीजी से शादी कर लेता है, या कोई मामा अपनी भांजी से शादी कर लेते हैं, तो उन शादियों को हम वॉइड मैरिजेस मानेंगे। और लास्ट कंडीशन जो है वो बात करता है सपिंडा के बारे में। अगर कोई भी मैरिज जो है सपिंडा में हुई है तो उसको भी वॉइड माना जाएगा। लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन दी जाती है, वो ये है कि अगर जो क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 में मैरिजेस हुई हैं और जो पार्टीज है उनके यूसेज या कस्टम उनको अलाउ करता है इस तरीके के शादी करना, तो वो शादी फिर वैलिड मानी जाएगी। सेक्शन 12 जो है वो बात करता है वॉइडेबल मैरिजेस के बारे में कि अगर कोई भी शादी इस तरीके से हुई है जो वॉइडेबल मैरिजेस की कैटेगरी में फॉल करती हैं तो उनको कोर्ट के द्वारा क्या किया सकता है? नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। अब यहां पर कुछ कंडीशंस दी गई हैं जिन कंडीशंस में आप क्या कर सकते हैं कि मैरिजेस को जाकर के वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे पहली कंडीशन है कि अगर कोई मैरिज कॉन्ज्यूमेट ही नहीं की गई है बिकॉज ऑफ इम्पोर्टेंसी, तो उसको भी वॉइड डिक्लेयर करवाया जा सकता है। सेकंड बात करता है अगर कोई भी मैरिज जो है सेक्शन 5 के क्लॉज सेकंड के कॉन्ट्रवेंशन में अगर की गई है तो उस मैरिज को भी वॉइड डिक्लेयर करवाया जा सकता है। मतलब किसी ऐसे पर्सन का कंसेंट लिया गया है जो इनकेपेबल है अपने कंसेंट को देने में, तो उस मैरिज को भी वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। थर्ड कंडीशन दी गई है कि अगर कंसेंट बाय फोर्स या फ्रॉड के द्वारा लिया गया है तो उस मैरिज को भी वॉइड डिक्लेयर करवाया जा सकता है। एंड लास्ट कंडीशन ये है कि अगर जो रिस्पोंडेंट है वो ऑलरेडी किसी और पर्सन से प्रेग्नेंट है तो उस मैरिज को भी वॉइड डिक्लेयर करवाया जा सकता है। अभी एमपी सिविल जज के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ है, आप सब लोग मेंस के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो मेंस के एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप अपनी तैयारी कर सकते हैं जुडिशरी गोल्ड के साथ। जुडिशरी गोल्ड लेकर के आ रहा है ऑन 29 जनवरी को अपना मेंस का क्रैश कोर्स। यहां पर आप लोगों को मिलेंगे जजमेंट राइटिंग के सेशंस, आपको मिलेंगे यहां पर ऐसे राइटिंग एज वेल एज आपको ट्रांसलेशन के लिए भी सेशंस मिलने वाले हैं। और आपकी तैयारी कैसे अच्छी हो सकती है इसके लिए आपको रिविजनल टेस्ट एंड प्रैक्टिस टेस्ट देखने को मिलेंगे। और आपके आंसर्स किस तरीके से बहुत अच्छे आप लिख सकते हो, क्या आपके आंसर्स में होना चाहिए, इन सारी चीजों के लिए आपको स्ट्रेटजी सेशंस या मेंटरशिप सेशन मिलने वाले हैं एक्स जेएमएफसी के साथ। सो अपने आप को बहुत जल्दी रजिस्टर कीजिएगा। 29 ऑफ जनवरी से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। अब बात आती है लेजिटिमेसी की कि लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है। तो लेजिटिमेट का सिंपल सा अगर हम बात करें तो इट इज ए स्टेटस ऑफ बीइंग लीगली रिलेटेड टू द फादर एंड द मदर। यहां पर बायोलॉजिकल रिलेशनशिप की बात नहीं होती है कि अगर किसी भी पर्सन का बर्थ हुआ है तो उसके मदर और फादर से यह देखा जाएगा कि उसका लीगली रिलेशनशिप क्या है। हमेशा जब हम बात करते हैं तो मोस्टली क्वेश्चंस फादरहुड को लेकर के उठता है, कभी भी मदर को लेकर के डिस्प्यूट्स नहीं होते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि कोई भी बच्चे का जन्म जब ड्यूरिंग द वैलिड मैरिज हुआ है तो उसको हम बोलेंगे कि वो लेजिटिमेट है, क्योंकि यहां पर लीगल उसके पास राइट होता है, वो लीगली रिलेटेड होता है अपने मदर या फादर से। मतलब जब हम कहते हैं कि किसको हम लेजिटिमेट चाइल्ड कहेंगे तो यहां पर बताया गया है ए चाइल्ड इज कंसिडर्ड लेजिटिमेट व्हेन ही और शी इज बोर्न आउट ऑफ ए वेडलॉक। मतलब किसी भी बच्चे का जन्म जब वेडलॉक में होता है तो उसको हम लेजिटिमेट मानते हैं। अब कुछ और एक्स्ट्रा बातें यहां पर, सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेजिटिमेसी दी कहां जाती है। तो सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में एक प्रिजम्पशन आपको देखने को मिलती है कि अगर किसी भी पर्सन का बर्थ ड्यूरिंग ए वैलिड मैरिज होता है तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि ये जो बच्चा है ये उसी फादर का है जिससे उसकी मां ने शादी की है।
सो अगर वैलिड मैरिज से किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो इनहेरेंटली उसको हम लेजिटिमेट ही मान लेंगे। जब बात आती है वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस की, तो यहां पर हमें देखना होता है सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। सेक्शन 16 के क्लॉज 1 में वॉइड मैरिजेस और क्लॉज 2 में जो है वॉइडेबल मैरिजेस से पैदा होने वाले बच्चों के बारे में बात की गई है कि अगर कोई भी मैरिज जो है जो नलीफाई की जा चुकी है सेक्शन 12 के क्लॉजेस के हिसाब से, तो अगर कोई भी बच्चे का जन्म वॉइड मैरिज से या ऐसी वॉइडेबल मैरिज जिसको वॉइड डिक्लेयर करवाया जा चुका है अगर हुआ है, तो उन बच्चों को हम डीम्ड लेजिटिमेट मानेंगे। तो यहां पर बात की गई है सेक्शन क्लॉज 16 के क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में कि ऐसे बच्चों को हम डीम्ड लेजिटिमेट मानते हैं। अब यहां पर जो आज जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सवाल क्यों आया, तो उस चीज के लिए हमें आना होगा सेक्शन 16 के क्लॉज 3 पर। यहां पर बताया गया है राइट्स उन बच्चों के जो लेजिटिमेट होते हैं। सेक्शन 16 का क्लॉज 3 ये कहता है कि अगर किसी भी पर्सन का जन्म जो है वो वॉइड या वॉइडेबल मैरिज से हुआ है, तो उनके पास क्या राइट्स होगा, उनके पास यही सिर्फ राइट होगा कि वो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी जो है वही क्लेम कर सकते हैं। मतलब उनको इनकेपेबल माना गया है वो प्रॉपर्टी परचेस करने से या अक्वायर करने से जो उनके पेरेंट्स के अलावा किसी और पर्सन की, मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अगर है, तो कोई भी वॉइड या वॉइडेबल मैरिज से अगर किसी का भी बर्थ हुआ है तो वो पर्सन क्लेम नहीं कर सकते हैं। इस चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का 19 ऑफ जनवरी को एक जजमेंट आया है राजा कोंडोर एंड अदर्स वर्सेस सेनगोदन के बीच में। अब ये जब पूरा की पूरा केस इसी चीज को लेकर के था कि यहां पर फैक्ट्स कुछ ऐसे थे कि एक पर्सन ने 3 शादियां की, तो पहली वाली शादी तो वैलिड ही मानी जाएगी, सेकेंड एंड थर्ड मैरिजेस जो हैं उनको हम वॉइड मैरिजेस मानेंगे। एंड इन 3 शादियों से टोटल 5 बच्चे थे। तो पहली बार जो है कि जो सेकेंड एंड थर्ड मैरिज से जो बच्चे थे उन्होंने अपने एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी में क्लेम किया। तो ट्रायल कोर्ट में ये डिफेंस लिया गया सेक्शन 16 के क्लॉज 3 के ग्राउंड पर कि ये बताया गया है कि अगर कोई भी वॉइड या वॉइडेबल मैरिज से अगर किसी पर्सन का जन्म होता है तो वो अपने एंसेस्टर की प्रॉपर्टी पर क्लेम नहीं कर सकता है। इस ग्राउंड को मानते हुए ट्रायल कोर्ट ने जो है यहां पर सेकेंड एंड थर्ड मैरिज से जो बच्चे पैदा हुए हैं उनके राइट को मना कर दिया कि वो अपने एंसेस्टर की प्रॉपर्टी में कोई भी क्लेम नहीं रखते हैं। इसी चीज को लेकर के हाईकोर्ट में जब पिटीशन फाइल की गई तो हाईकोर्ट ने उनकी अपील पिटीशन जो है उसको रिजेक्ट कर दी। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को लेकर के फैसला दिया है कि अगर कोई भी पर्सन का बर्थ होता है ड्यूरिंग वॉइड या वॉइडेबल मैरिज तो भी उनको हम लेजिटिमेट ही मानेंगे और यह माना जाएगा कि वो अपने एंसेस्टर की एक्सटेंडेड फैमिली है। अगर कोई भी पर्सन वॉइड या वॉइडेबल मैरिज से जिसका बर्थ हो भी रहा है तो भी हम ये मानेंगे कि वो लेजिटिमेट है और अपने एंसेस्टर के एक्सटेंडेड फैमिली है, इसलिए उनका राइट जो है एंसेस्टर की प्रॉपर्टी में माना गया है। तो अब ऐसे पर्सन जिनका बर्थ वॉइड या वॉइडेबल मैरिज से हुआ भी है तो भी ये माना जाएगा कि वो अपने एंसेस्टर की प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकते हैं। इसके पहले इस तरीके का कोई ऐसा राइट नहीं हुआ करता था उन लोगों के पास जो वॉइड या वॉइडेबल मैरिज से जिनका जन्म हुआ है, लेकिन अब वो लोग भी अपने एंसेस्टर की प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकते हैं। मतलब उन प्रॉपर्टी को भी क्लेम किया जा सकता है जो उनके मदर या फादर के अलावा उनके एंसेस्टर को दी जाती है। ऐसे ही सारी चीजों के लिए स्टे ट्यून्ड टू द जुडिशरी गोल्ड। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।